हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज पार्ट नंबर 33 में। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाता है उसे देखा, अर्थात उन एलिमेंट्स में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किस तरह से करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हैं उसे देख लिया था। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ही एक और नियम को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हम लोग देखेंगे कि इस रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी और यह रूल क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉल करना चाहेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के कितने तरीके पढ़े। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने दो तरीके से किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा किस तरह से होता है उसे देखा था। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास सोडियम मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी 1s की होती है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d। इस तरह से हमारा एनर्जी का ऑर्डर बढ़ता चला जाता है, ऐसा हम लोगों ने देख लिया था। अब हमें 11 एटॉमिक नंबर इसका है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब हमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। s में अधिकतम से अधिकतम 2 रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, 2 यहाँ भर दिया। p में मैक्सिमम से 6 रह सकता है। तो टोटल हमारा 10 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। अब 1 इलेक्ट्रॉन और रहा है तो यहाँ पे लास्टली आएगा। अब इनकी ज़रूरत है नहीं, सारा इलेक्ट्रॉन हमारा इतना में ही भर गया। तो जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 आया। यहाँ तक हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरे तरीके से हम लोगों ने सीखा था कक्षा वाइज, जैसे कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 2, तो पहली कक्षा में 2 यहाँ पे दे दिया, फिर कॉमा। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी दूसरी कक्षा है और ये भी दूसरी कक्षा है, तो टोटल यहाँ पे 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और तीसरी कक्षा ये हमारी है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, 281। ये हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ कक्षा के अनुसार, और ये हमारा ऑर्बिटल्स के अनुसार हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26। उसी तरह से हम लोग ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑर्डर लिखेंगे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। टोटल अब 26 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 26 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें टोटल 6 रह सकता है। s में 2, p में फिर 6, फिर s में 2, टोटल कितने हो गए 10 और 10, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसके पास 6 और बच गए, तो 6 यहाँ पे आएंगे। तो ये एक तरीका हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। दूसरा तरीका क्या होगा, आप कक्षा वाइज लिखे। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 है। दूसरी कक्षा में कितनी है 8। तीसरी कक्षा में कितनी, तीसरी कक्षा ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो 2 यहाँ पे और 6, 8, 8 और 6, 14 इलेक्ट्रॉन, कॉमा। चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 8, 14, 2। ये हमारा आयरन के लिए आया। आज हम लोग एक और तरीका पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, ऑर्बिटल के अनुसार फिलिंग कैसे करेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स का, उस चीज़ को देखेंगे। और हम लोग फिर देखेंगे कि किस जगह पे ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें हर्ट्ज़ रूल की ज़रूरत कहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो जाएगा। ऑर्बिटल के अनुसार हम लोग भरेंगे, तो ये हमारा 1s ऑर्बिटल है। जनरली बॉक्स से दिखा देते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से दे दें या आप डाउनवर्ड दे दें। स्पिन कोई भी दे सकते हैं, +12 या -12। उसके बाद हमारे पास हीलियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब एक ऑर्बिटल है 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो एक का स्पिन अपवर्ड, एक का स्पिन डाउनवर्ड रहेगा। ऐसा हमारा क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, आप इस तरह से दिए। आप शुरू वाले इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड दिखा सकते हैं इस तरह से, और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड दिखा सकते हैं इस तरह से। तो दोनों ही से एक मतलब एक जैसे हैं, तो कोई भी आप लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद लिथियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1 होगा, ऐसा हम लोग देख चुके हैं निकालना। तो 1s है, मतलब एक ऑर्बिटल है यहाँ पे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, एक का स्पिन अप, एक का स्पिन डाउन। फिर हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल है 2s, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक का आप स्पिन अप दे दे या डाउन दे दे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिथियम के बाद अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत आगे आने वाली है। लिथियम के बाद हमारे पास बेरिलियम है, जैसे कि बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2, 2s2। ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं आराम से, एक का स्पिन अप, एक का डाउन। यहाँ भी 2s है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक का स्पिन अप, दूसरे का डाउन। उसके बाद बोरॉन आता है, इसका एटॉमिक नंबर 5, 1s2,
2s2 2p1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आराम से आप भर सकते हैं, एक का अप एक का डाउन स्पिन। इसमें भी इस तरह से भर सकते हैं। अब हमारे पास p, अब जानते हैं p सबसेल में 3 तरह के ओरिएंटेशन थे, px, py, px, py एंड pz। और हम लोग ये भी देखे थे कि px की जितनी एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी py की थी और उतनी ही एनर्जी pz की थी, इसलिए इन्हें हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कह रहे थे। ऐसा हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। 3 तरह के ऑर्बिटल्स होंगे p सबसेल में। अब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब आपके मन में सवाल होता है कि सर कहाँ पे भरे, यहाँ पे भर दे, यहाँ ना भरे तो यहाँ भर दे, या फिर इसमें भर दे। तो आप किसी में भी भर दें, 1 इलेक्ट्रॉन जब रहेगा तो किसी में भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं मान लिया यहाँ पे भर दिया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आगे देखते हैं। बोरॉन के बाद हमारे पास कार्बन है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ऑर्बिटल से दिखाते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। इसमें भी है तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम लोगों ने भर दिया। इसमें p सबसेल है तो इसमें 3 तरह के ऑर्बिटल्स होंगे। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब आपके पास क्या क्या तरीका हो सकता है, आप 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह रख सकते हैं, दूसरे को इस तरह रख सकते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, आप 1 इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह रख सकते हैं और फिर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भर सकते हैं। फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से और दूसरा इस तरह से दिखा सकते हैं। फिर आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब वेराइटी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं अरेंजमेंट का। लेकिन कौन सा अरेंजमेंट सही होगा, किसको हम किस पॉसिबल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को सही मानेंगे, तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंटली पाएगा कि ये जो अरेंजमेंट है वो एकदम एक्यूरेट है। बाकी जो जितने भी अरेंजमेंट है वो हमारे सही नहीं है, ये सारे सही नहीं हैं। सबसे ऊपर वाला जो अरेंजमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन, दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक जैसा है, उसमें ये जो है एक्यूरेट पाया गया, सही पाया गया एक्सपेरिमेंटली। क्यों पाया गया, क्यों ऐसा करते हैं एटम्स अपने ऑर्बिटल्स में एक ही स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन को क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। तो ये कार्बन के केस में हो गई। उसके बाद अगर नाइट्रोजन के केस की बात करें, नाइट्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 7 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। अब इसी तरह से ऑर्बिटल से के साथ में बंटवारा करते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन किस तरह से भर सकते हैं, एक तरीका तो इस तरह से हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर सकते हैं। और भी बहुत तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन एक्यूरेट किसे मानेंगे, तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि ये जो अरेंजमेंट है जिसमें तीनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक जैसी है, एक डायरेक्शन में है, तो वो एक्यूरेट होती है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन कौन करता है, तो आज जो हम लोग रूल पढ़ने वाले हैं, हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आया है। अगर किसी ऑर्बिटल में डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमारे हैं सारे, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा कैसे हो, कैसे सबसे पहले कौन जाएगा, किस ऑर्बिटल में कैसे जाएगा, स्पिन क्या रहेगी, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी सामने आती है। और वह क्या कहती है, उसी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। तो हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल does not takes place until each orbital belonging to that subcell has got 1 electron each, that is it is singly occupied। कहने का मतलब सीधा तात्पर्य हुआ कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होगा किसी भी ऑर्बिटल में, तब जाके डबल होना शुरू होगा। मतलब मान लेते हैं हमारे पास p3 है, मतलब p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारे ऑर्बिटल्स होंगे, 3 तरह के पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो हर्न्स रूल कहता है कि सबसे पहले आप सभी में एक इलेक्ट्रॉन भरें, उनकी स्पिन सेम रखें, एक ही डायरेक्शन में रखें। जब तीनों ऑर्बिटल्स भर जाएंगे पूरी तरह से, एक करके सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, तब जाके पेयरिंग स्टार्ट होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और आ जाए, जैसे कि अगर p4 की बात करें, अगर हमारे पास p4 रहता तो 3 ऑर्बिटल्स होते, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो हर्न्स रूल कहता है कि सब में सबसे पहले सिंगली भरिए, सभी ऑर्बिटल्स सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, तब जाके डबलिंग शुरू होगा, मतलब पेयरिंग शुरू होगा। चौथा इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे आएगा जिसका स्पिन अपोजिट रहेगा, जो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का भी हम लोग को पालन करना है, तो ये इसका स्पिन नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा पेयरिंग कहलाया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएँ, या इसी को हम लोग कह रहे हैं कि जब तक पूरी तरह से सब ऑर्बिटल्स सिंगल ना भर जाएँ तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होती है।
तो आपसे पूछा जाए कि पी सबसेल में पेयरिंग कब से स्टार्ट होगी, 3 तो सिंगल ही ऑक्यूपाई कर देंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन जब से शुरू होगा तब जाके पेयरिंग स्टार्ट होना शुरू होगा। तो पी ऑर्बिटल में चौथे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होना शुरू होता है। तो हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि कोई भी ऑर्बिटल हो, लेकिन ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, डीजेनरेट। अभी जितने भी पी ऑर्बिटल्स थे, डी एक्स, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, सब के सब क्या थे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे। तो बेसिकली हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जिसमें जो भी हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का जो बंटवारा है वो सबसे पहले सिंगली बंटवारा होगा, अर्थात वो पहले ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, तब जाके डबलिंग होना शुरू होगा, अर्थात पेयरिंग होना शुरू होगा। क्यों करते हैं ऐसा, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। इसके पीछे 2 मुख्य वजह होती है, उसे हम लोग समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमारे पास मान लेते हैं D6 हो, अगर किसी एटम का कॉन्फ़िगरेशन D6 हो, जैसे कि अभी हम लोगों ने आयरन के केस में देखा था, तो इसमें टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं, 6 इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करना है। तो सबसे पहले हर्ट्ज रूल का पालन करेंगे तो क्या कहता है, सब में पहले सिंगली भर दें, सिंगल सब में एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन खपत हो गए। अब छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे, तो फिर से आप शुरुआत आइए और डबलिंग शुरू कीजिए, मतलब पेयरिंग शुरू कीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाया। ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स कहलाए वो पेयर्ड हो गए, मतलब एक जोड़ा में बन गए, और बाकी सबका जोड़ा मिलना बाकी है, नहीं मिला है, मतलब ये अनपेयर्ड कहलाए, अनपेयर्ड, इनका जोड़ा अभी तक नहीं मिला, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहलाए, और ये इलेक्ट्रॉन हमारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहलाया। तो ये हमारे D6 की बात होगी। अगर D7 आता तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ जाता, D8 होता तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता, D9 होता तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता, और D10 होता तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता, मतलब D10 हमारे पास रहता। 10 इलेक्ट्रॉन अगर भरने रहते डी सबसेल में, तो डी में 5 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX² -y² एंड DZ²। तो ये 5 हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले हर्ट्ज रूल कहता है सब में सिंगली भरिए, सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरिए, ताकि मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा हो, अर्थात उनकी चाहत होती है, किसी भी ऑर्बिटल की चाहत होती है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। डी ऑर्बिटल भी चाहेगा मेरे पास सबसे पहले कोशिश करेगा वो कि मेरे पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इस तरह से अगर भरेंगे तभी वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रख पाएगा। तो एक भर दिया तो सब के सब अभी क्या हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब 5 और भरने हैं। अब यहाँ से पेयरिंग शुरू स्टार्ट होगा, यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट, फिर यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट, 8वां 9वां इलेक्ट्रॉन, फिर 10वां, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर दिए। ये हमारा एक्यूरेट अरेंजमेंट हुआ। उसी तरह से अगर हमसे पूछा जाता कि D8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो उसी तरह से हम लोग 5 पॉसिबल ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबसेल में, तो 5 ऑर्बिटल्स हम लोगों ने ड्रॉ किया। 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो सबसे पहले सभी में सिंगली ऑक्यूपाई करेगा इलेक्ट्रॉन, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। ऐसा चाहता है कोई भी ऑर्बिटल, क्यों चाहता है उसे हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सारे ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड हैं अभी, तो सबसे पहले इसी तरह से भरना चाहेंगे सभी ऑर्बिटल्स, ताकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उनमें हो। अब 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 3 और बचे हैं, तो 3 सबसे पहले फिर से अब सारे भर गए तो हमारे पास पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पेयर हो जाएगा, छठा, फिर 7वां, फिर 8वां। आप सीधा इसको बिना पेयर ना किए इसको पेयर नहीं कर सकते हैं, आप सीरियली चलेंगे और पेयरिंग करेंगे। तो ये 3 जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे हैं, उनमें सब के सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सब के सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये हमारे दोनों, इनमें इनका जोड़ा नहीं मिला है, तो ये हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यही चीज़ हमारा हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा था कि जो P4 सबसेल था उसमें 3 तरह के पॉसिबल अरेंजमेंट थे। तो इस हिसाब से अगर हर्ट्ज रूल अप्लाई करें तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे भरने हैं। तो सबसे पहले सेल में पहला ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर जाकर के पेयरिंग स्टार्ट होगा यहाँ से। तो ये हमारा एक्यूरेट हुआ। आप इसको इस तरह से नहीं दिखा सकते, इस तरह से करके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर के नहीं दिखा सकते, ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप इस तरह दिखाना चाहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और फिर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। आपको इसी रूल का पालन करना पड़ेगा। हर्ट्ज रूल कहते हैं कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स जितने भी हैं, वो सब चाहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब सबसे पहले ऑर्बिटल हमारा सिंगली ऑक्यूपाई हो, और तब जाके जब पूरा ऑक्यूपाई हो जाए तब जाके पेयरिंग स्टार्ट हो, यानी कि डबलिंग स्टार्ट हो, तभी मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकेगा। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी हाई होता है, इस वजह से वो ऐसा करना चाहते हैं, सिमेट्री उनके अंदर आती है। तो आगे देखते हैं इसके पीछे वजह क्या होती है। ये हमारा एक्यूरेट है, ये दोनों हमारा रॉन्ग है। तो क्यों कोई ऑर्बिटल चाहता है कि सबसे पहले हम सिंगली ऑक्यूपाई करें, और कोई भी ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड हो
तो ज़्यादा स्टेबल होता है और फुल फिल हो तो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्यों ऐसा होता है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि कोई ऑर्बिटल अगर हाफ फिल्ड हो, जैसे कि P3 की बात करें, टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 है मतलब हाफ फील्ड है। ऑर्बिटल डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, ये हमारा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। उसी प्रकार से अगर हम लोग P6 की बात करें तो टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद हैं। बंटवारा करेंगे तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन का बंटवारा हो सकता है। आप प्रैक्टिस करें, आप कभी भी इस तरह से ना लिखें 3 ऑर्बिटल लगे, आप पहले 2 इस तरह से ना भरें, फिर 2 इसमें, फिर 2 इसमें, ऐसे ना भरें, बल्कि आप प्रैक्टिस करना है आपको तो कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करें कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें पहले दें, फिर दूसरे में एक, फिर तीसरे में, मतलब सिंगली पहले भरना शुरू करें, फिर तब जा करके पेयरिंग स्टार्ट करें। तो ये हमारा ये फुल फील्ड ऑर्बिटल कहलाया। ये हमारा फुल फील्ड ऑर्बिटल है और ये हमारा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर कहीं भी किसी एटम को मौका मिलता है कि अगर हम किसी से एक्सचेंज कर लें, इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिटल से ले लें और हाफ फील्ड हो जा रहे हैं या फुल फील्ड हो जा रहे हैं, तो उनकी चाहत होती है कि वो चीज़ कर लेंगे। क्योंकि कोई भी इंसान है, आप इंसान का कंपैरिजन करके देख सकते हैं, अगर कहीं से भी उसको लगता है कि नहीं ये चीज़ करने से हमको स्टेबिलिटी मिलेगी तो वो इंसान वो चीज़ करता है। उसी तरह से एटम भी क्या है, जहाँ भी उनको लगता है कि हम अगर हाफ फील्ड हो जाएं, हम अगर फुल फील्ड हो जाएं, तो वो चीज़ करना चाहेंगे किसी भी तरीके से। जैसे इसको हम लोग क्रोमियम और कॉपर के केस में मिला, इसको कंपेयर करके देखेंगे। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है। इसके पीछे जो वजह है वो 2 वजह है। पहली, सिमेट्री। हमारे पास इस तरह से अगर ऑर्बिटल भरे रहेंगे तो उस ऑर्बिटल में सिमेट्री आएगी। कोई भी मॉलिक्यूल सिमेट्री हो तो ज़्यादा स्टेबल होती है वो। जहाँ रेंडमनेस होती है वहाँ अनस्टेबिलिटी होती है। जहाँ पे सिमेट्री हो, सममितता हो, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दिशा में हो, उनमें सिमेट्री पाई जाती है, वो स्टेबल कहे जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें भी आप देख लीजिए, एक सिमेट्री पाई जा रही है, एक सिमेट्रिकल नेचर है सभी ऑर्बिटल्स का। यहाँ पर भी सिमेट्रिकल नेचर देखने को मिलता है। तो सिमेट्री बेसिकली किसको लीड करती है, स्टेबिलिटी को। सिमेट्री है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब हुआ कि उसके अंदर स्टेबिलिटी भरी पड़ी है। चाहे हम P3 की बात करें, चाहे P6 की बात करें, या हम D5 की बात करें या D10 की बात करें। D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 5 मैंने लिखा है मतलब इसमें हाफ फील्ड हुआ, 10 लिखा है मतलब फुल फील्ड हुआ। तो ये सारे जो ऑर्बिटल्स हैं P3, P6, D5, D10 और S2 या S1, हालांकि इसमें सिमेट्री की बात ही नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सिमेट्रिकल नेचर का होता ही है। एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल नेचर के ऑलरेडी होते हैं, स्फेरिकल शेप के हैं, तो इनमें हम लोग बात नहीं करते हैं। तो P, D और F की बात हम लोग करते हैं। तो अगर कहीं भी F में बात करेंगे तो इसमें मैक्सिमम 14 रह सकता है। तो F7 कहीं अगर किसी एटम को दिख रहा है, उसको मिलने की संभावना है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। F14 अगर दिख रहा है, उसको लेने की संभावना मिल रही है तो वो ज़रूर लेगा। तो ये चीज़ हुई पहली बात कि जितने भी हमारे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं या फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि उनमें सिमेट्री डेवलप हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स का, अगर हम लोग सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर देते हैं तो दूसरी बात हमारे पास क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे पास D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। सभी में आप एक इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं। हंस रूल यही कहता है कि सभी में सिंगली ऑक्यूपाई होगा, फिर डबल ऑक्यूपेंसी होना शुरू हो जाएगा, अर्थात पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, 5 इसके अलग अलग ओरिएंटेशन हैं। एक कोई DXY प्लेन में होगा, कोई YZ, कोई XZ, कोई D² - Y² प्लेन में होगा, कोई DZ² प्लेन में होगा। तो सभी की शील्डिंग इफेक्ट अलग अलग होगी। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हम अलग अलग ऑर्बिटल्स में भरते हैं तो हर एक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का अपना अपना बंटवारा हो जाएगा सबसे पहले, और इस तरह से क्या होगा, शील्डिंग हमारा बहुत ही कम हो जाएगा इन कंपेरिजन टू कि अगर हम सभी को पेयरिंग करना शुरू से ही शुरू कर दें, मतलब सिंगली ना भरे, शुरू में ही पहले पेयर कर दें, 1 में ही पेयर कर दें, फिर 2 में पेयर करें, फिर इसमें सिंगल एक भर दें। तो उसके कंपेरिजन में क्या होगा, ये वाला जो होगा उसमें शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलेगा। शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपनी तरफ ज़्यादा अच्छा से रखेगा। तो एक तरीका ये भी हो गया हमारे सोचने का कि अगर हम लोग सिंगली भरते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट कम होने लगती है और न्यूक्लियस अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और दूसरा, मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ गई, सिमेट्री आने से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा हम लोग कारण समझते हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो इतने स्टेबल क्यों होते हैं। तो दूसरा जो रीज़न है इसके पीछे वह है एक्सचेंज एनर्जी।
एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास मान लेते हैं D5 है, D5 एटॉमिक ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल्स कुछ 5 इसके अलग अलग ओरिएंटेशंस होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से होंगे। तो होता क्या बेसिकली, एक्सचेंज एनर्जी किसे कहते हैं कि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास कैपेबिलिटी होती है, इनके पास यह चांसेस होती है, क्योंकि एनर्जी तो सबकी डिजनरेट है। ग्राउंड स्टेट की बात करें तो एक्चुअली हुंसुल भी ग्राउंड स्टेट में ही बात करते हैं। तो ये वास्तव में यह इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जा सकता है, एक्सचेंज कर सकता है पोजीशन एक दूसरे की, अगर इनकी सेम स्पिन रही तो। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 मान लें से, तो इलेक्ट्रॉन 1 3 के पास एक्सचेंज कर सकता है अपना पोजीशन, इलेक्ट्रॉन 1 4 के पास अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, और ये 5 के साथ ही पोजीशन अपना एक्सचेंज कर सकता है। तो एक्सचेंज करने के दरमियान में एक एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम। तो एक्सचेंज एनर्जी भी रोल अदा करती है, क्योंकि एनर्जी अगर लो हो रही है मतलब सिस्टम स्टेबल हो रहा है। तो अगर पहले इलेक्ट्रॉन्स आपके बारे में पूछा जाए कि पहला इलेक्ट्रॉन कितने तरह के एक्सचेंज शो कर सकता है, तो 1 से 2 पहला, 1 से 3 दूसरा, 1 से 4 तीसरा, और 1 से 5 चौथा। 4 तरह के एक्सचेंज कर सकता है इलेक्ट्रॉन 1 कैन एक्सचेंज इन 4 डिफरेंट वेज। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन 2 के बारे में पूछे तो इलेक्ट्रॉन 2 3 से कर सकता है, 2 4th वाला से एक्सचेंज कर सकता है अपना पोजीशन, और 2 जो है 5th वाला से कर सकता है। मतलब 3 तरह के एक्सचेंज पॉसिबल है नंबर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। नंबर 3 के लिए देखें तो नंबर 3 के लिए वो 3 से फिर 4 में जा सकता है, एक्सचेंज कर सकता है अपना पोजीशन, 3 से फिर 5 में जा सकता है। तो मतलब 2 एक्सचेंज पॉसिबल है नंबर 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। नंबर 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो केवल एक ही पोजीशन पॉसिबल है, 5वां वाला फिर तो हमारा पहला जैसा बन गया। तो एक्सचेंज एनर्जी बेसिकली क्या हुआ कि अगर डिजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं तो उनमें चांसेस होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज कर ले अपना पोजीशन, क्योंकि इक्वल एनर्जी सबकी है। तो कभी भी क्या हो सकता है, वो जंप करके एक दूसरे के ऑर्बिटल में आ जाते हैं। तो जंप करने के दरमियान में उनसे एक एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी उनको, लिटिल अमाउंट में, जो उनके स्टेबलाइजेशन का काम करती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 1 जो है, इलेक्ट्रॉन 1 ये हमारा इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, वो 1 में भी एक्सचेंज हो सकता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 में, और 2 का 1 में जा सकता है, फिर 3 में, फिर ये 4 में भी, और ये 5 में भी एक्सचेंज कर सकता है। उसी तरह से जो हमारा चौथा वाला इलेक्ट्रॉन है वो 5th वाले इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज कर सकता है अपना पोजीशन। और इस तरह से एक्सचेंज करने के दरमियान में उनके बीच में एनर्जी लूज होगी, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। और इस तरह से सिस्टम क्या होगा, एटम क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारे इनके पीछे जो छिपी थी वजह उससे थी, उसके पीछे ये सब वजह थी। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन, क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन देखे थे। आइए समझते हैं कि क्या होता है इनके केस में। क्रोमियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s एंड 3d। इस तरह से आगे बढ़ते चला जाता है हमारा। इसमें 2 रह सकता है, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन खपत हो गए, और बचा 4। तो यहाँ 4 रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू ये अबाव प्रिंसिपल। लेकिन ये गलत था। हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, वह इस 3d के साथ में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वह, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ एनर्जी गेन करके वो यहाँ पे आना चाहेगा। अभी मैंने कहा कि किसी भी आदमी की मतलब ये आदत होती है या फिर उसकी चेष्टा होती है, चॉइस होती है उसकी कि हम स्टेबल हो जाएं। उसी तरह से ये क्रोमियम देख रहा है कि अगर हम इस 4s से ले लें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर अपना ले लें तो ये 3d जो कि अनसिमेट्रिकल नेचर का होता है वो अब सिमेट्रिकल हो जाएगा, मतलब ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा मॉलिक्यूल। तो इसलिए 3d 5 होना चाहता है। आप पूछेंगे सर ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो फिर इसकी सिमेट्री खत्म हो जाएगी? नहीं, 4s ऑलरेडी सिमेट्रिकल है। s जो सबसेल है वो ऑलरेडी स्फेरिकल शेप का होता है, मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहे चाहे 2 इलेक्ट्रॉन रहे, वो ऑलरेडी सिमेट्रिकल नेचर का है, तो उसमें सिमेट्री की कोई बात ही नहीं होती है। इसलिए ये जो क्रोमियम मेटल है वो चाहेगा कि हम 4s से एक अपना इलेक्ट्रॉन ले करके इस लास्ट वाले d ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर दे, ताकि पूरा जो d ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड हो जाए, नहीं 3d 5 ये हाफ फील्ड हो जाए, और हाफ फील्ड रहेगा तो सिमेट्री आ जाएगी और एक्सचेंज एनर्जी भी बहुत सारी देखने को मिलेगी। इसलिए हमारा जो एटम रहेगा वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए आपको क्रोमियम के केस में 4s1 यहाँ दिखाई दिया था, 4s2 नहीं, 4s1 और 3d 5 आपको देखने को मिला था। उसी तरह से कॉपर की बात करते हैं हम लोग। कॉपर के केस में हम लोगों ने देखा था कि इसका 29 एटॉमिक नंबर है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आओ के अनुसार, तो 2 इसमें 2 इसमें 6 इसमें 2 इसमें 6 इसमें 2, टोटल 20 हो गए, बचा रह गया इसमें 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि यहाँ पे 4s 1 हो जाता है और यहाँ पे 3d 10 हो जाता है। मतलब ये जो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 4s में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, और ये 3d है, 3d है तो 3d में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 1 2 3 4 5, और ये हमारा 6 7 8 9। अब ये चाहता है ये हमारा एटम कॉपर कि अगर हम इस 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा इसका पोजीशन, यहाँ से वो थोड़ा जंप करके यहाँ पे आ जाए, तो ये मेरा 3d 10 बन जाएगा, मतलब फुल फील्ड बन जाएगा, पूरी तरह से कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल कहलाएगा ये। तो इस केस में ये बहुत ही सिमेट्रिकल नेचर का भी होगा और काफ़ी ज़्यादा ये खुश रहेगा मतलब। और अगर आप पूछेंगे कि सर 4s से आप ले जा रहे हैं तो ये फिर इसको दिक्कत नहीं होगा, नहीं इसको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 4s तो ऑलरेडी सिमेट्रिकल नेचर का ऑलरेडी है, तो इसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए ये एटम चाहता है कि हम अपना ये 4s का इलेक्ट्रॉन को यहाँ ना रख के 3d में रखें, ताकि मेरा 3d स्टेबल रहे, सिमेट्रिकल रहे। तो आपने क्या इसको कोरिलेट करके देखा कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स भी एक जैसे होते हैं। एटम्स जैसे कि इंसान और एटम्स एक जैसे होते हैं। इंसान क्या करते हैं, अपना कहीं भी फ़ायदा देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं तो उधर जाना चाहते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह से एटम भी अपना फ़ायदा देखते हैं। अगर देख रहे हैं कि नहीं मेरे दूसरे परिवार को कुछ दिक्कत नहीं हो रहा, तो हम ये वाला इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब स्टेबिलिटी अपनी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने चीज़ों को देखी कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का क्या क्या तरीका देखने को हमें मिला। आई होप आपको इस तरह से हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी उसे समझ में आ गया हो, और आपने देखा कि किस तरह से हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं कितने स्टेबल होते हैं। उनके पीछे 2 वजह थे, सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी। कल के लेक्चर में हम लोग, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस एग्जाम में सवाल आते ही रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।